पहले भी सर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के खिलाफ शिकायत हो सकता था। नहीं, अब ओनस उसके ऊपर है। अगर उसने कार्रवाई नहीं की तो यूजीसी मान्यता रद्द कर देगा। यूजीसी जो भी एक्शन हो। हाँ। भारत में यूनिवर्सिटी हमेशा इंडिपेंडेंट, अपना जब इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं रखेगी यूनिवर्सिटी, किसी के अंदर में रेगुलेट होने लगेगी सभी चीज़ के बारे में, रेस्ट्रिक्शन, पॉलिसीज, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, नहीं होगा, कोई एक हमें सुझाव देने लगेगा, तो फिर इंडिपेंडेंट जो यूनिवर्सिटीज़ इंडिपेंडेंट सोच का जगह है वही नहीं रह पाएगा। अब यदि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के लिए पहले से ही इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल जो 2012 वाला इम्प्लीमेंट कर रखा था, और वो बहुत अच्छे इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन अब यूजीसी अब ये शिकायतों की संख्या और कन्विक्शन का रेट वो बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मुकाबले है। सर अब ये हम कहना चाह रहे हैं कि अब यूजीसी जो ये कह रही है कि यदि कोई कॉम्प्लायंस नहीं करेगा 2026 वाले रेगुलेशंस के साथ, इसका मतलब ये होगा कि यूजीसी से जो फंड मिल रही है यूनिवर्सिटीज को वो नहीं मिल पाएगी। ये तो यूजीसी अपना ही दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। यूजीसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर से रेगुलेट हो रहा है, एंड दैट इज हाउ यूनिवर्सिटीज को ही कैप्चर करने की साजिश चल रही है। तब तो फिर यहाँ पे हमारा जो सोच चलेगा, जो भी मतलब यहाँ पे कल्टीवेट हो रहा है स्टूडेंट्स का जो सोच, वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर हम सेंटर की ही आवाज बोलने लगेंगे। फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंस कहाँ रह गया यूनिवर्सिटीज का? वन बाय वन सर लॉ में दिक्कत है, मैं वो गिनाता हूँ क्या है लॉ में मेरे को क्या दिक्कत लग रहा है। एक तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये कोई जरूरत था नहीं इसका रखने का अलग से। मैंने बताया उसका तर्क क्या है। हाँ, लेकिन वो मेरे लिए वैलिड नहीं है, वो यूज ही नहीं था उसका कोई। और उसके बाद जो है जो कमेटी का गठन हुआ, पहले केवल एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर थे, उनके ऊपर था। अब ठीक है कमेटी रहेगा तो उनका डिसीजन जो होगा 4-5 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो ये नहीं, हाँ 10 लोग मिलकर कर रहे हैं, उसमें से 5 नॉमिनेट तब फिक्स रहेंगे। तब भी अब 10 लोग मिलकर कर रहे हैं तो एक फेयरनेस का लगेगा कि ये एक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बट स्टिल आपको फेयरनेस के लिए तब भी उनका रिप्रेजेंटेशन करने की क्या जरूरत है वहाँ पे? क्या आप ऐसे 10 मेंबर नहीं नॉमिनेट कर सकते हैं जो आपको फेयर लगे? उनको ओबीसी या SC/ST विमेन रखना क्या ज़रूरी है? और उसके बाद ये इक्विटी स्क्वाड्स का डाला गया है। इक्विटी स्क्वाड्स बोल देगा कि रखेंगे, दे विल मेंटेन विजिल एंड प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। अब वो कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे मेंबर होगा, क्या उनका पावर होगा? ये नहीं है, ये डिस्क्राइब नहीं किया कि इक्विटी स्क्वाड जो पहले हमारे ज़माने में, आप लोग को तो नहीं है, हमारे ज़माने में जब एग्जामिनेशंस में नकल होती थी ना, तो हर यूनिवर्सिटीज़ में फ्लाइंग स्क्वाड थे। आप पता नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी भी, हाँ, तो वो 8-10 का फ्लाइंग स्क्वाड होता था वो नकल। तो अब उस फ्लाइंग स्क्वाड के में तो कंपलसरी प्रॉक्टर उसको लीड करता था, और उसमें सीनियर स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर भी हुआ करते थे। अब ये जो इक्विटी स्क्वाड्स इन्होंने कहा कि हर हॉस्टल, लाइब्रेरी और डिपार्टमेंट में होगा, उसमें इन्होंने नहीं बताया कि वो कितने मेंबर का होगा, उसको कौन लीड करेगा। वो एकदम ओपन है, हमको लगता है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट पे छोड़ दिया गया। हाँ। उस इक्विटी स्क्वाड में किस जाति के लोग हैं ये भी मेंशन नहीं किया हुआ है। जहाँ जाति मेंशन कर रहे तो कह रहे हो जाति क्यों मेंशन किया? अब आप कह रहे हो इक्विटी स्क्वाड में जाति। इसका मतलब ये है कि आपने आधा अधूरा कानून लाया। इसका मतलब तो ये है कि वो सारे एस्पेक्ट को आपने देखना है। मुझे किसी से भेदभाव, किसी के ऊपर भेदभाव हो रहा है, इससे मुझे सख्त नफरत है। भेदभाव किसी के साथ भी किसी भी आधार पे नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी संविधान जो है आर्टिकल 15(2) भेदभाव को निषेध करता है पहले से। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट पहले से मौजूद है। आपके साथ पीनल लॉ मौजूद है। आपके साथ जो भी किसी भी प्रकार का भेदभाव, हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ICC मौजूद है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ठीक है, उसके थ्रू भी आप अपना ग्रीवांस रख सकते हो। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, आप उसकी इतना पहले से मौजूद है, उसको आप इंप्लीमेंट कर नहीं पाए, उसमें आप कोई मैकेनिज्म डेवलप कर नहीं पाए। 70 साल हो गए, उसके बाद फिर एक नया झुंझुना पकड़ा दे रहे हो। इससे क्या रुक जाएगी? इससे कभी नहीं रुकेगी। कारण उसका मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो उस जाट मानसिकता के लोग हैं वो हमेशा जिंदा रहेंगे और हमेशा अपने अपने स्तर पे काम करते रहेंगे। मैं कहता हूं भेदभाव अगर आपको खत्म करना है तो भेदभाव खत्म करने की मानसिकता भी आपको रखनी होगी। आप वो मानसिकता नहीं रख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि आप वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए, आपने ये सोचा कि मतलब जनरल कास्ट के लोगों को मतलब पहले से ही ऑपरेसर घोषित कर दिया। एक तरह से यही हुआ ना, पहले से ही आपने ऑपरेसर घोषित कर दिया। और जनरल कास्ट के लोग ये मान भी ले रहे हैं कि हम पहले ही से शोषित हम मान लिए गए। ये भी तो है। आप पहले ही क्यों मान ले रहे हैं? पहले अच्छा ये SC/ST को भी तो ओबीसी के खिलाफ आप डेफिनेशन क्लॉज पढ़िए, उसमें से पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है SC/ST OBC। वहां पे जनरल कास्ट के लोगों मैं कह रहा हूं कि ST/ST के खिलाफ, SC/ST के खिलाफ, ST/SC OBC के खिलाफ कर सकता है कि नहीं? ये लिखी नहीं हुई है।
ये बात कर सकता है ना, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन हो गया ना सर, आप समझिए। जब कानून में ये बात, ये लॉ के स्टूडेंट ने बता दे मैं गलत स्टूडेंट, मैं भी लॉ का स्टूडेंट, ये कहाँ से आप अपने देखो आप बाल की खाल निकाल रहे हो। नहीं, आप मेरी इस बात का कहिए, आप अपनी बात रखता हूँ फिर आप बोलेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर ये बात लिखी हुई नहीं है तो जो बात कानून में लिखी हुई नहीं होती है फिर वो जजेस के ऊपर डिस्क्रिप्शन हो जाता है कि इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ देखा जाएगा। यही होता है कानून में सर, ये बात ये भी एग्री करेंगे, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव होता है कि मतलब किस पर्पस से ये कानून बनाया गया था, ठीक है। और वो पर्पस अगर फ्रस्ट्रेट होगा तो फिर वो मतलब मैं उतना टेक्निकल में जाऊंगा, मिसचीफ रूल, गोल्डन रूल ये सब लगा देते हैं जज, उसके बाद फिर तर्क पे निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। मैं उतना टेक्निकल बातों में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि ऑपरेसर जो है घोषित किया गया है और वो कोई जरूरी नहीं। आप देखिए जेएनयू में जाकर देखिए ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ लिखा हुआ है कि नहीं, बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा हुआ है। देखिए एक बात बताएं, आप कहां से आते हैं? मैं तो बिहार से हूं। अच्छा, तो बिहार उत्तर प्रदेश में, हाँ अभी एक शख्स हमसे कह रहे थे बातचीत में और बात भी सही है, बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर ब्राह्मणों से रिलेटेड कोई स्टोरी आती है, ब्राह्मण है आप? हाँ, क्या? हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं अरे मैं ऐसे पूछ दिया, मैं कहानी सुनाने के लिए नहीं, आप कहानी नहीं सुना रहे हो, आप मुझे तंज कर रहे हो। नहीं, आप सुन तो लीजिए। उत्तर प्रदेश और बिहार खासकर हिंदी पट्टी के किसी भी कहानी का अगर ब्राह्मण पे कहानी है, वो शुरू ही होती थी कि एक गांव में गरीब ब्राह्मण था, दरिद्र ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण था जो खाली भिक्षा मांग के जीवन, ये ब्राह्मण के साथ ये लगा ही कि आप शुरू करते थे। हाँ, और जब आप यहाँ उच्च शिक्षा के केंद्र में आ रहे हो तो उसी ब्राह्मण को आप उससे एक्सक्लूड कर रहे हो कि यही यहाँ शोषक हो जाएगा आकर के। आप एक बात ये, दूसरी बात ये, अभी मौजूदा परिस्थितियों में अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार में जाएं तो जो लैंड होल्डिंग के हिसाब से ही सामान्य कहा जाता है ना, जिसको सवर्ण कहते हैं, तो लैंड होल्डिंग से चूंकि इनका प्राकृतिक संसाधनों पर या खेतों पर इनकी लैंड होल्डिंग ज्यादा है और दूसरी जातियां अपने हाथ के हुनर या कर्म के हिसाब से उनका जीविकोपार्जन होता है। लेकिन अब बदले पर मेरी बात सुन, मेरी ब्राह्मण के पास कहाँ जमीन है यार? मैं तो कह ही रहा हूँ कि कहानी शुरू ही होती है कि गरीब ब्राह्मण था, दरिद्र ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण भिक्षा मांगता था। जो दूसरी सामान्य जातियों के लोग हैं वो लैंड होल्डिंग उनके पास ज्यादा थी, इसी आधार पर कोई कलम का सिपाही था, कायस्थ इसी में फॉरवर्ड में आ गए, बेचारों पे खेत भी नहीं था, प्रॉपर्टी भी नहीं थी, लेकिन चूंकि पढ़ाई लिखाई में वही सबसे आगे थे तो उनको उसमें मान लिया गया कि नहीं ये तो पढ़े लिखे हैं, तो इनको मौका मिला, ये आगे निकल गए। अब बदली परिस्थितियों में वो जो लैंड होल्डिंग थी फॉरवर्डों के पास, अब वो जो खिसक रही है तो सबसे ज्यादा बिहार में ओबीसीज ही उसको खरीद रहे हैं। और अब समय के साथ कई गांव में ऐसी स्थिति आ गई कि ओबीसीज की लैंड होल्डिंग जनरल कैटेगरी से कहीं ज्यादा है। जैसे बिहार में अगर नाम लेके मैं कहूँ, कुर्मी कुशवाहा, उत्तर प्रदेश में भी कुर्मी, यादव, ये ऐसी जातियां ओबीसी में से आ रही हैं, पटेल, जाट, जो कि जनरल कैटेगरी के लोगों को हर मायने में पढ़ाई लिखाई, पैसा रुपया, खेती बाड़ी, राजनीति, पावर, हर चीज में टक्कर दे रही है। ऐसी परिस्थितियों में जब उस क्लास से निकल के बच्चे आएंगे, आज नहीं 10 साल के बाद भी अगर मान लो, तो बराबर के स्तर से आकर के यहाँ आकर के उनको ये रियलाइज हो कि अरे ये तो फॉरवर्ड है, ये तो बैकवर्ड है, ये तो ओबीसी है। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या ये कैंपस के माहौल को बिगाड़ने का काम करेगा या समता लाने का काम करेगा, जो इसका इंटरेस्ट? सर, ये जो यूजीसी रेगुलेशन है ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि जातियों में लोगों को बांट दिया जा सके। जैसे सर ये यूजीसी रेगुलेशन बनाया कि जैसे आपके पीनल कोड हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 है, एससी एसटी एक्ट 1989 है। अगर किसी एसटी एससी के साथ भेदभाव होता है तो ये देखिए 10 कदम पे इंटीग्रेटेड पुलिस बूथ सेंटर है, इस साइड जाएंगे आपको इंटीग्रेटेड पुलिस बूथ सेंटर मिलेगा, हर यूनिवर्सिटीज में है। अगर आपको कंप्लेन करना है यहाँ के FIR कराइए हमारे खिलाफ। ये एकदम हर कॉलेज में है, हर कॉलेज में है ये इंटीग्रेटेड पुलिस बूथ सेंटर, पिंक बूथ सेंटर है। लेकिन अगर आपको कराना है FIR तो यहाँ पे आके कराइए। ये एक आप रेगुलेशन ले आ रहे हैं, इसमें कह रहे हैं, देखिए क्लॉज समय आपको सर दिखाता हूँ,
सेक्शन 3C क्लॉज देखिए सर इसका। हाँ, मैं देखा है वो कास्ट बेस्ड मैं और डिस्क्रिमिनेशन। चीजें दिखा रहा हूँ सर, इसका 3E देखिए, जो डिस्क्रिमिनेशन बोल रहे हैं या तो एक्सप्लिसिट होगा या इम्प्लिसिट होगा, मतलब आप महसूस कर लोगे, अंतर्निहित है कि आप महसूस कर लिए मेरे साथ भेदभाव हुआ तो हो गया। और इसका लास्ट क्लॉज जो कह रहा है सर कि आपकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल होगी, मतलब ये व्यक्ति अगर SC/ST है आपसे जाके कॉन्फिडेंशियल होगी अगर आप ऑप्ट करेंगे। सब ऑप्ट करेंगे भाई, कौन अपना आइडेंटिटी दिखाएगा? मैं जबरदस्ती कंप्लेन कर रहा हूँ, अपनी आइडेंटिटी बताऊंगा। जैसे सर हमारे यहाँ CLC के हम लोग छात्र हैं, सब CLC के छात्र हैं, हमारे यहाँ स्टूडेंट यूनियन का चुनाव होता है, तो हमारा एक दूसरे से कन्फ्रंटेशन स्वाभाविक है। अगर आप चुनाव कर रहे हो तो हम किसी को भ्रष्टाचारी, किसी को धोखेबाज नहीं बोलेंगे तो चुनाव होगा कैसे? ये डेमोक्रेटिक सेटअप होगा कैसे? ये डिटेंशन डेमोक्रेसी सेटअप का पार्टी नहीं है, ये डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बिल के, इस एक्ट के जरिए जो बात आई है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये बात कही है, इसमें इसके पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं वो आप थोड़ा सुनिएगा। इसके पक्ष में तर्क है कि हमने इसमें EWS के बच्चों को भी शिकायत का अधिकार दिया। नहीं दिया, मैं कास्ट के आधार पे नहीं दिया है। कास्ट मैं दिखाता हूँ, मैं दिखा, इसमें महिला को अधिकार है। नहीं है सर, कहाँ पर? मेरे पास प्रोविजन, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ ना, मैं भी दिखा रहा हूँ। हाँ दिखाइए। तो अभी दिव्यांगजन को भी है, हाँ दिव्यांगजन को है, महिला को भी है, महिला भी शिकायत कर सकती है। अरे मैं दिखा दूंगा, मैं और कास्ट ये 3C जो दिखा रहे, आप क्या